हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है और मुझे पता है इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन घबराइए मत। आज हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट पेपर जो उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया है 2026 का सैंपल पेपर जारी किया है, इसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बताए हैं जो बहुत छोटे-छोटे सटीक उत्तर रखे हैं, तो आप उनको छोटे-छोटे में याद करेंगे, बड़ा फिर आप उनको बना करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है जो आपको कल मिलने वाला है और इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ और ब। कुल 28 प्रश्न पेपर में रहने वाले हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे मिलेंगे। आपको ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या जो 15 है वो बहुविकल्पीय होंगे। उनमें से विकल्प आपको दिए होंगे, सही उत्तर उसमें से छांटना होगा 4 विकल्पों में से। और जो प्रश्न संख्या 2 से 4 और 16 से 18 वाले हैं वो निश्चित उत्तरीय मतलब छोटे-छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं जो छोटे-छोटे उत्तर आपको देने होंगे। और प्रश्न संख्या 5 से 8 और 19 से 22 प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों का है और प्रश्न संख्या 9 से 11 और 23 से 25 का लगभग 70 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और जो कि 12 से 14 और 26 से 27वां जो प्रश्न है उसका 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 28वां प्रश्न आपका केस स्टडी स्रोत आधारित प्रश्न इसमें होंगे, तो उनके उत्तर आप दीजिएगा। तो मित्रों, जो 1-2 नंबर वाले प्रश्न हैं उन पे ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। समय को मैनेजमेंट करते हुए पूरा पेपर ज़रूर हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इस तरह का प्रश्न आएगा। विकल्प आपको यहाँ पर अभिकथन ए दिया रहेगा और कारण आर दिया रहेगा। तो आप इसको पढ़ लेंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिए और इसका जो उत्तर है वो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करते हैं। दूसरा इसमें है कि कौन सा कथन सीमांत उपयोगिता के घटते नियम की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, तो ये बी वाला करता है। अधिक इकाइयों के उपभोग से इस सीमांत उपयोगिता में कमी होती है जबकि अन्य वस्तुएं स्थिर रहती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी प्रकार ग है, किसी उपभोक्ता के उदासीनता वक्र मानचित्र में कौन सा परिदृश्य बताता है कि दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन योग्य हैं। तो इसमें उदासीनता वक्र जो है सरल सीधी रेखा में होते हैं। फिर इसमें प्रश्न दिया गया है परिवर्ती अनुपात के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो उसका कथन बी वाला सही है। सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है किंतु साधन की एक निश्चित इकाई के बाद उसकी अतिरिक्त मात्रा के साथ कम होने लगता है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न है, बाजार संतुलन की स्थिति में होता है बाजार जब पूर्ति मांग के बराबर होती है जिससे संतुलन कीमत तय करती है। तो ये वाला सी वाला उत्तर सही होगा। अब छोटे प्रश्न आते हैं। दुर्लभ साधनों के आवंटन अंतिम वस्तु के वितरण की समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र की किन 2 शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र लिख देना। फिर आता है कि एकदिष्ट अधिमान से क्या अभिप्राय है। तो एकदिष्ट अधिमान इसका अर्थ है कि उपभोक्ता हमेशा उस बंडल को चुनता है जिसमें वस्तुओं की मात्रा अधिक होती है क्योंकि वह अधिक मात्रा को कम से बेहतर मानता है। फिर प्रश्न आता है कि उत्पादन सिद्धांत फलन में समोत्पाद वक्र का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह उन सभी संभावित संयोजनों को दर्शाता है जो उत्पादन के 2 साधनों जैसे श्रम और पूंजी के उपयोग से उत्पादन का समान स्तर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से आगे के जो प्रश्न है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इनको भी आप पढ़ लीजिए और इनके इसी प्रकार से हम आगे उत्तर देते हैं। तो 5वें प्रश्न में जो पूछा गया है वह उत्पादन संभावना सेट। तो ये क्या होता है, उन सभी वस्तुओं के बंडलों का समूह है जिन्हें उपलब्ध तकनीक और संसाधनों से उत्पादित किया जा सकता है। दूसरा इसमें पूछा गया है उत्पादन संभावना फ्रंटियर। तो यह वह वक्र है जो उन अधिकतम उत्पादन संयोजनों को दर्शाता है जो संसाधनों के पूर्ण और कुशल उपयोग से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में हम बात करेंगे साधन के प्रतिफल की। तो साधन के बढ़ते प्रतिफल जब
परिवर्तित साधन की इकाई बढ़ाने पर सीमांत उत्पादन एमपी बढ़ जाता है, तब साधन घटते प्रतिफल जब प्रतिवर्ती साधन बढ़ाने पर सीमांत उत्पादन घटने लगता है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है औसत स्थिर लागत का घटना। तो इसका कारण है कुल स्थिर लागत टीएफसी उत्पादन के हर स्तर पर समान रहती है। जैसे जैसे उत्पादन क्यू बढ़ता है, स्थिर लागत अधिक इकाइयों में बढ़ जाती है। तो एएफसी जो होगा वो टीएफसी अपॉन क्यू के होगा, जिससे एएफसी वक्र नीचे गिरता है। इसका जो महत्व है वह यह प्रबंधन को यह समझने में मदद करता है कि अधिक उत्पादन करने से प्रति इकाई लागत कम होगी और लाभ बढ़ेगा। 8वें प्रश्न में पूछा गया है अधिकतम निर्धारित कीमत का प्रभाव। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जब सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत तय करती है तो इसके निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। एक तो क्या होगा, अत्यधिक मांग हो जाएगी, वस्तु की कमी हो जाएगी, कालाबाजारी। तो अत्यधिक मांग, जब कम कीमत के कारण लोग वस्तु की अधिक मांग करते हैं, और फिर क्या होगा, वस्तु की कमी होगी, बाजार में मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है जिससे शॉर्टेज कमी हो जाती है। फिर कालाबाजारी, विक्रेता अक्सर वस्तु को छिपाकर ऊंचे दाम पर बेचने लगते हैं। अब प्रश्न संख्या 9, वस्तुओं की कीमत स्थिर रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसके बजट सेट पर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो बजट रेखा का खिसकाव होगा। वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर आय बढ़ने से बजट रेखा समानांतर रूप से दाईं ओर को खिसक जाएगी। बजट सेट का विस्तार होगा। उपभोक्ता अब दोनों वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है जिससे उसका बजट सेट बड़ा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कीमत में बदलाव का इष्टतम चयन पर प्रभाव। तो उदाहरण मान लीजिए उपभोक्ता चाय और कॉफी खरीदता है। यदि चाय की कीमत गिरती है तो चाय कॉफी की तुलना में सस्ती हो जाती है, और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव उपभोक्ता चाय को कॉफी से प्रतिस्थापित करेगा, चाय अधिक खरीदेगा। नतीजा क्या होगा, उपभोक्ता का इष्टतम चयन बदल जाएगा और वह एक नए संतुलन बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां वह सस्ती वस्तु चाय का उपयोग अपने जीवन में बढ़ा देगा। प्रश्न संख्या 11 में सीमांत उत्पाद एमपी और औसत उत्पाद एपी की गणना के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो गणना का जो सूत्र है, वो गणना का सूत्र आपको याद कर लेना है कि एपी बराबर टीपी अपॉन एल, कुल उत्पाद को भाग करेंगे साधन की इकाइयों से। तो सीमांत उत्पाद का जो ये फॉर्मूला है ये आप याद कर लीजिए, पूछा जाएगा तो आपको इसको दिखना होगा। ग्राफिकल संबंध, जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, और जब एमपी एपी के बराबर होता है तो एपी अधिकतम होता है, और जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी गिरने लगता है। तो इसको हम थोड़ा चित्र के माध्यम से बताएंगे बच्चों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप पेपर में इसको चित्र को बना करके दिखाओगे, ग्राफ बना करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 12वां जो प्रश्न में पूछा है कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है। तो मांग वक्र क्यों झुकता है भाई, मांग वक्र नीचे की ओर झुकने मतलब ऋणात्मक ढाल के दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1 है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो दूसरी वस्तुओं की तुलना में वो सस्ती हो जाती है, जिससे उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती चीज का उपयोग अपने जीवन में बढ़ा देता है। और जब सस्ती चीजों का उपयोग जीवन में बढ़ जाता है तो आय का प्रभाव होता है। कीमत गिरने से उपभोक्ता की वास्तविक आय खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वह उसी पैसे में वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। इसी में अथवा करके प्रश्न है कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो मांग की लोच यह बताती है कि कीमत में बदलाव पर मांग कितनी बदलती है। इसके दो प्रमुख कारक जो हैं वो हो सकते हैं स्थानापन्न विकल्पों की उपलब्धता, लोचदार मांग। यदि किसी वस्तु के बाजार में बहुत ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, साबुन, तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। कीमत बढ़ने पर लोग तुरंत दूसरे ब्रांड पर चले जाएंगे। अगर इसकी कीमत बढ़ी दूसरे पे चले जाएंगे। बेलोचदार मांग, यदि विकल्प उपलब्ध नहीं है जैसे बिजली, रेलवे, तो मांग कैसी होगी, बेलोचदार होगी।
अब वस्तु की प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, अनिवार्य वस्तुएं जो हैं, जीवन रक्षक दवाइयां, जैसे गंभीर बीमारियों की दवाइयां हैं, नमक या अनाज जैसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। कीमत बढ़ने पर भी लोग इनका उपभोग कम नहीं करते हैं, इनको लेना ही लेना है, क्योंकि ये तो अनिवार्य है ना। और कुछ विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि एयर कंडीशन, जिसको आप एसी बोलते हैं, या गहने हो गए, जैसी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। क्यों? कीमत बढ़ने पर लोग इनका खरीदना टाल देते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विकल्पों की उपलब्धता और वस्तु की जरूरत यह तय करती है कि उपभोक्ता कीमत बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया खरीदारी में कितना बदलाव करेगा। अब इस पेपर के प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है अल्पकालीन लागत वक्रों के आकार का वर्णन। तो अल्पकाल में विभिन्न लागत वक्रों के आकार निम्नलिखित हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो बात करेंगे, औसत औसत स्थिर लागत, ठीक है, एएफसी। यह वक्र आयताकार, अति परवलय और आकार का होता है। यह ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि कुल स्थिर लागत टीएफसी समान रहती है, और जो उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई स्थिर लागत घटती जाती है, और यह कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। और औसत जो परिवर्ती लागत है एवीसी, यह वक्र यू आकार का होता है, यू आकार का होता है, और शुरुआत में उत्पादन बढ़ने पर यह गिरता है, एक बिंदु पर न्यूनतम होता है और फिर दोबारा से बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं औसत कुल लागत, एटीसी अपॉन एसी। यह भी यू आकार का होता है, और यह एएफसी एबीसी का योग होता है। प्रारंभ में एएफसी एबीसी दोनों के गिरने से यह तेजी से गिरता है, लेकिन बाद में एबीसी में वृद्धि के कारण यह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं सीमांत लागत। तो यह वक्र भी यू के आकार का होता है। यह वक्र मतलब ग्राफ, ठीक है ना, जो उसका ग्राफ बनाओगे आप दिखा के, तो एसी और एवीसी की तुलना में तेजी से नीचे गिरता है और उतनी ही तेजी से ऊपर बढ़ता है। यह एसी और एवीसी के उसके न्यूनतम बिंदुओं को काटता है, क्रॉस करता है मतलब, ठीक है ना। तो इन वक्रों का विशेष जो यू आकार का होता है, तो लागत वक्रों एबीसी एसी एमसी के यू आकार के होने का कारण, जो मुख्य कारण है, परिवर्ती अनुपात का नियम है। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था जब शुरुआत में, जब हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्ती साधनों की अधिक इकाइयां लगाते हैं तो कुशलता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इससे प्रति इकाई लागत गिरती है। अब घटते प्रतिफल की अवस्था क्या होगी? एक निश्चित स्तर के बाद साधनों का समन्वय बिगड़ने लगता है और सीमांत उत्पाद घटने लगता है। इसके कारण उत्पादन की प्रति इकाई लागत बढ़ने लगती है, और इसी कारण से वक्र पहले नीचे गिरते हैं फिर ऊपर उठते हैं, जिससे उनका आकार यू जैसा हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन में संतुलन का निर्धारण। तो संतुलन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले बाजार संतुलन। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन वहां निर्धारित होता है जहां बाजार मांग, जो मार्केट डिमांड है ना, वो बाजार पूर्ति, मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। अब जीरो प्रॉफिट कंडीशन कब होगी? शून्य लाभ की स्थिति कब होगी? शून्य लाभ की स्थिति स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की सुविधा के कारण लंबे समय में फर्में केवल सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। संतुलन कीमत हमेशा फर्म की न्यूनतम लागत के बराबर होती है। अब इसकी प्रक्रिया, यदि कीमतें बढ़ती हैं और फर्में असामान्य लाभ कमाती हैं तो नई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं, इससे पूर्ति बढ़ती है और कीमतें वापस नीचे गिर जाती हैं। इसके विपरीत हानि होने पर फर्में बाजार छोड़ देती हैं, पूर्ति घटती है और कीमतें वापस बढ़ जाती हैं। तो जब बाजार में मांग बढ़ती है तो क्या होता है? जब बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। मांग वक्र का जो खिसकाव है, मांग वक्र दाईं राइट और चला जाता है, खिसक जाता है। कीमत और मात्रा में वृद्धि होती है। शुरुआत में मांग बढ़ने से बाजार में वस्तु की कीमत, संतुलन, मात्रा दोनों बढ़ जाते हैं, और बढ़ी हुई कीमतों के कारण मौजूदा फर्मों को असामान्य लाभ होने लगता है। इसे देखकर नई फर्में बाजार में प्रवेश करती हैं, फिर नया संतुलन होता है।
इसमें क्या होता है, नई फर्मों के आने से पूर्ति बढ़ती है, जिससे कीमत फिर से गिरकर न्यूनतम औसत लागत के स्तर पर आ जाती है। अंत में संतुलन मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन कीमत वापस पुराने स्तर पर स्थिर हो जाती है, यदि लागतें स्थिर रहें तो। अब जो प्रश्न संख्या 15 है, वहां पर फिर विकल्प वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ए अभिकथन है, फिर कारण इसका आर है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सही है वो ए और आर दोनों सत्य हैं और ये सही व्याख्या करता है। फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय के लेखांकन में उत्पादन का साधन नहीं माना जाता है। तो नहीं माना जाता है मुद्रा को, मनी को नहीं माना जाता है। फिर प्रश्न आता है कि आय निर्धारण में स्वायत्त उपयोग है, तो उपभोग है मतलब, तो उपभोग जो आय के शून्य होने पर भी स्थिर रहता है, ये बी वाला इसका सही होगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, स्वायत्त उपभोग आपका 100 रुपया है और आय 500 रुपये है, तो उपभोग कितना होगा? तो ये कैलकुलेशन वाला है, इसको कर लीजिएगा। 500 इसका आंसर होगा। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण के बीच संबंध में समष्टि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त इसमें बी वाला है। राजकोषीय घाटा सीधे सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करता है और दीर्घकाल तक लगातार घाटे से सार्वजनिक ऋण का स्तर ऊंचा हो सकता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों पर बोझा पड़ सकता है, खासकर यदि ऋण की राशि उत्पादक निवेश के लिए उपयोग नहीं की जाती है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना, दोहरी गणना, फिर 17 है प्रत्याशित निवेश की परिभाषित। इन सबको आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा पेपर देने के लिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है इसका आइडिया दे रहा हूँ, बहुत बड़ा उत्तर नहीं, छोटा छोटा उत्तर आपको आइडिया के लिए दे रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना, डबल काउंटिंग, ये क्या है? तो ये है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी एक ही वस्तु या कच्चे माल के मूल्य को एक से अधिक बार मध्यवर्ती और अंतिम उत्पाद दोनों के रूप में गिन लिया जाता है, तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए कि किसी एक ही वस्तु को या कच्चे माल को मूल्य को एक से अधिक बार, ठीक है ना, गिन लिया जाता है, तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय का मूल्य वास्तविक से अधिक दिखने लगता है। अब प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया प्रत्याशित निवेश। तो प्रत्याशित निवेश से तात्पर्य उस निवेश से है जिसे एक अर्थव्यवस्था में निवेशक या फर्में किसी विशेष अवधि, एक वर्ष के दौरान करने की योजना यानी कि प्लान बनाती हैं। यह वास्तविक निवेश से अलग हो सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 में सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये सभी के लिए उपलब्ध होती हैं सार्वजनिक, और एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे के लिए इसकी मात्रा कम नहीं होती, जैसे स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीय रक्षा। और जो निजी वस्तुएं होती हैं, ये निजी वस्तुएं ये केवल उन्हीं को मिलती हैं जो इनकी कीमत चुकाते हैं। इनका उपभोग अन्य लोगों को इनके उपयोग से वंचित करता है, जैसे भोजन, कार की सुविधा। अब प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण का प्रभाव, तो वित्तीय समावेशन, विमुद्रीकरण के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक खाते खुलवाए, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक आम जन की पहुंच बढ़ी। औपचारिक व्यवस्था, इससे नकदी लेन देन कम हुआ और अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान तथा औपचारिक बैंकिंग को बढ़ावा मिला। 20वें प्रश्न में पूछा गया है सीमांत बचत प्रवृत्ति और समग्र मांग। यदि एमपीएस मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ता है, तो लोग आय का अधिक हिस्सा बचाते हैं और कम खर्च करते हैं, और इससे क्या होगा? इससे उपभोग व्यय कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र मांग घट जाती है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया आय बढ़ाने का नीतिगत उपाय, किन्सियन ढांचा के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। तो इसका उपाय है सरकारी व्यय, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि। कैसे काम करता है ये? तो
कैसे काम करता है? कीन्स के अनुसार जब सरकार निवेश या बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाती है तो गुणक प्रभाव के कारण आय में निवेश की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है? इससे समग्र मांग बढ़ती है और नया संतुलन आय का स्तर ऊंचा हो जाता है। अब अगले प्रश्न में पूछ दिया है कि विदेशी विनिमय बाजार में मूल्य वृद्धि और पुनर्मूल्यन के बीच में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो चलते हैं प्रश्न पे। तो हम देखेंगे मूल्य वृद्धि और पुनर्मूल्यन क्या है ये। तो मूल्य वृद्धि यह लचीली विनिमय दर प्रणाली होता है जहां बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के कारण घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है। और पुनर्मूल्यन क्या होता है? पुनर्मूल्यन यह स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है जब सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ा देते हैं। अब आता है 23वें प्रश्न में जीडीपी बाजार कीमत एमपी और जीडीपी कारक लागत एफसी में क्या अंतर है? तो इसमें क्या अंतर है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बाजार की कीमतों पर मापा जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी घटी जाती है। जीडीपीएफसी में क्या होता है? यह उत्पादन के साधनों, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के किए गए भुगतान का योग होता है। इसका सूत्र यहां पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 3 प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो 3 प्रमुख कार्य हैं। एक तो है नोट जारी करना, दूसरा है बैंकों का ये बैंक है। नोट जारी करना, देश में मुद्रा, सिक्कों और 1 रुपये के नोट को छोड़कर जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। और यह व्यावसायिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और उनके नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर को संभालता है और इसका साख पे भी नियंत्रण करता है। यह मौद्रिक नीति जैसे रेपो रेट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। 25वें प्रश्न में पूछा गया भुगतान संतुलन घाटा और समायोजक लेन देन क्या होता है? तो वित्त पोषण जो बीओपी जो घाटे को विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी या विदेश से उधार लेकर पूरा किया जाता है। समायोजक लेन देन क्या है? समायोजक लेन देन ये वे लेन देन होते हैं जो लाभ के लिए नहीं बल्कि घाटे या अधिशेष को भरने के लिए किए जाते हैं। इन्हें रेखा से के नीचे बिलो द लाइन के आइटम कहा जाता है। 26वें प्रश्न में पूछा गया है जीडीपी आर्थिक कल्याण। जीडीपी को कल्याण का पूर्ण मानदंड नहीं माना जा सकता। क्योंकि इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं या आय के वितरण, अमीर गरीब की खाई के बारे में नहीं बताता। वाह्यता यह प्रदूषण जैसी नकारात्मक गतिविधियों या बिना भुगतान वाली सेवाओं जैसे घर का काम को शामिल नहीं करता। अगले प्रश्न में पूछा गया है वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी क्या होता है? इन दोनों में अंतर बताना है। मौद्रिक जीडीपी वर्तमान कीमतों पर आधारित होती है जबकि वास्तविक जीडीपी स्थिर आधार वर्ष कीमतों पर आधारित होती है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? महत्व की बात करेंगे तो वास्तविक जीडीपी कीमतों में होने वाले बदलाव के प्रभाव को हटाकर केवल उत्पादन में हुई वृद्धि को दर्शाती है, इसलिए यह तुलना के लिए बेहतर है। और उदाहरण आप दे सकते हैं इसका, यदि उत्पादन समान रहे लेकिन कीमतें दोगुनी हो जाएं तो मौद्रिक जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी जबकि वास्तविक जीडीपी स्थिर रहेगी। अंतिम प्रश्न जो होगा उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाल ही में बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे पर अपने व्यय को बढ़ा दिया जबकि आनुपातिक आयकर पेश किया और ट्रांसफर भुगतान के स्तर को बनाए रखना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 अनुमानित की गई जबकि नया आनुपातिक कर की दर 20% निर्धारित कर दी गई थी। नीति निर्माताओं को इन परिवर्तनों के समग्र संतुलन, आय और राजकोषीय स्थिरता पर प्रभावों को समझने में रुचि थी। आपने ये पढ़ना है फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। केस स्टडी पर आधारित जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा गया था एमपीसी का मान, तो ये हो जाएगा 0.75 और दूसरे प्रश्न में पूछा गया नया आनुपातिक कर तो 20% जो कि प्रश्न उसमें बताया गया है तो या 0.2 इसको कर देंगे। और तीसरे में प्रश्न पूछा गया ट्रांसफर भुगतान के बारे में, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, स्तर को बनाए रखा गया है। और गुणक का प्रभाव पूछा गया है, तो आनुपातिक कर लागू करने से समग्र गुणक
का मान कम हो जाता है क्योंकि आय का एक हिस्सा कर के रूप में निकल जाता है, जिससे उपभोग खर्च कम हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका भी हो सकता है। याद रखना, इकोनॉमिक्स में पॉइंट और डायग्राम की असली खेल होता है। डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं, ग्राफ वगैरह उसका डायग्राम तैयार करना। पैनिक नहीं होना है, अच्छी नींद लेना है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई गई है, जैसे मैंने बताया कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत बड़ा उत्तर उनका नहीं लिखना है, बस 2-3 लाइन में उत्तर समाप्त कर देना है। ग्राफ का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। जब आप एएफसी औसत स्थिर लागत को समझाएं तो हाथ से एक छोटा सा ग्राफ जरूर बनाएं। तो उसमें जरूर आप ग्राफ बनाएं कॉपी पे। तो उसके क्या होगा, एग्जामिनर खुश होंगे और वो आपको पूरे नंबर देंगे। प्रश्न में एक जगह मैंने यू आकार के वक्र की बात की है, तो उस पर ध्यान रखना। यू आकार का जो वक्र है, इसको किस प्रकार से बनता है, इसको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ये पेपर में आने की संभावनाएं हैं। तो विमुद्रीकरण के बारे में, डिजिटल पेमेंट वाला हिस्सा, ये जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आजकल का समकालीन प्रश्न है। न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं सवाल करने के, उसको थोड़ा सा देख के जाना है। और जो जीडीपी है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का उदाहरण अंतर के साथ समझाना है, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये आपको पेपर में करके दिखाना है। तो सभी बच्चों को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में भी शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।